Hello everyone, myself Mohit Sharma and currently I am pursuing my BSc Nursing course from RHS College of Nursing Sciences. हम आज नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी नर्सिंग की एक सब्जेक्ट है और जैसा कि इसके नाम में दिख रहा है आपको कि फाउंडेशन या फिर आप इसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जानते होंगे। तो इसमें नर्सिंग से रिलेटेड फंडामेंट्स हैं। ये एक तरीके से नर्सिंग का बेस तैयार करता है, एक उसे आधार प्रदान करता है। तो हमें इसके सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए अच्छे से आगे नर्सिंग में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हर ईयर में कहीं ना कहीं इसकी चीज़ें और इसकी बातें टॉपिक्स काम आते हैं। तो वैसे ये जो सब्जेक्ट है आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर करता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका, क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं इसमें से। लेकिन मैं आपको आज एक तरीके से इसमें से जो क्वेश्चन बन सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं साथ साथ आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं। और यदि आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया तो ये सिर्फ आपकी रिटर्न एग्ज़ाम का नहीं, एक तरीके से आपके लिए आपकी प्रैक्टिकल और वाइवा एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा सब सारे टॉपिक्स पे। और हम आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो उसकी PDF की जो लिंक है टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी आपकी, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन मिल जाएगी आपको। और ये क्वेश्चन पे जो है इनकी PDF भी आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन यूनिट, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है हेल्थ। अब हेल्थ वाला जो क्वेश्चन है ना वो एक 16 नंबर का क्वेश्चन है। और ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है इसमें मतलब ऐसा है कि डेफिनेशन तो फिक्स है हेल्थ की डेफिनेशन आएगी, उसके साथ क्या क्या आ सकता है। कभी वो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पूछ लेता है और फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ पूछ लेता है, या फिर फैक्टर अफेक्टिंग डाल के हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम। यदि हेल्थ पे क्वेश्चन नहीं भी आए 16 नंबर का तो शॉर्ट नोट्स में हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम जरूर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम आपको ये याद करना है। इसके अलावा जो आपके हॉस्पिटल है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन के आता है, हॉस्पिटल की डेफिनेशन। और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है हॉस्पिटल के ऊपर, डेफिनेशन, टाइप, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन। और 16 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन के आता है इससे, और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसी के साथ में PSC पे शॉर्ट नोट्स आ जाता है कभी कभी, और लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन पे भी आता है। उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो ईजी है, आपको इतना कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको साथ साथ आंसर भी बता देता हूँ इनकी कि आपको किस किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे से पेपर करके आओ। तो जो हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम है डेफिनेशन आपको पता है WHO वाली है, आप पढ़ते आए हो 12th से उसे। इसके साथ साथ फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, इसमें आप एज, हार्मोन्स और आपके आसपास का एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगी, ज़्यादा टफ नहीं है। हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम में आते हैं तो हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम को एक तरीके से देख सकते हैं कि एक हेल्दी पर्सन जो इल होता है उसकी हेल्थ से इलनेस की तरफ जाने की पूरी जर्नी होती है। और उस जो जर्नी को जो बताने का जो आपका जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो मॉडल है वो हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम है। तो ये हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम हो गया। इसके बाद में आता है हॉस्पिटल की डेफिनेशन है, टाइप्स हैं, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, WHO वाली याद करनी है, ईजी है वो, आपको ईजीली याद होगी। और जो टाइप्स हैं इसके टाइप्स आपको उसके ऊपर मिल जाएंगी, ऑनरशिप के हिसाब से या फिर बेड की काउंटिंग के हिसाब से इसके टाइप्स होते हैं, आप कर लोगे, ईजी है एकदम, आपको एक बार पढ़ना है आपको याद होंगे। ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शंस हैं, फंक्शंस में हम जानते हैं क्या करता है, प्रिवेंशन कराता है, क्यूरेशन होता है, और आपकी केयर होगी, ये सारे हैं। साथ साथ अपन जैसे अभी हम नर्सिंग कर रहे हैं तो अपने को ट्रेनिंग भी मिल रही है हॉस्पिटल में, ये सारे नॉर्मल फंक्शन हैं। डेफिनेशन करोगे उसमें क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन में WHO वाले डेफिनेशन में इसके सारे फंक्शंस भी हैं। तो ये हो गई। PSC आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है दूसरा आपका नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है प्रोफेशन का, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, बट आपको ईजी है, ऐसा नहीं है कि कुछ टफ है, बट ईजी है। प्रोफेशन और डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। नर्सिंग है, नर्सिंग की डेफिनेशन मस्ट, ये तो आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि नर्सिंग पर क्वेश्चन आता ही आता है और काफ़ी रिपीटेड है। मतलब ऐसा है कि हर एक साल के गैप देके नर्सिंग का क्वेश्चन आता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। इसके साथ साथ नेचर एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, शॉर्ट नोट्स पे आने वाला क्वेश्चन है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। यदि 16 नंबर का नर्सिंग से क्वेश्चन नहीं बनता है तो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद में नर्स के फंक्शन, क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, कैटेगरीज ऑफ नर्स पर्सनल, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ये आते हैं, तो आपको ये करना है। और कैटेगरीज ऑफ नर्स क्या है, फंक्शन ऑफ नर्स क्या है, ये नॉर्मल सी है, वो कुछ खास ऐसा नहीं है कि आपको इसमें टफनेस आएगी। फंक्शन क्या कर सकती है एक नर्स, आपका है कि नर्स का क्या क्या रोल है, वो आपके घर में हेल्थ असेसमेंट करती है या हॉस्पिटल में
हॉस्पिटल में हेल्थ असेसमेंट का काम हो सकता है नर्स का। नर्स हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में आपका स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन का ध्यान रखती है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट्स की जो नीड्स हैं, क्या क्या नीड्स हैं उसके उनको वो प्रोवाइड करवाती है। फैमिली मेम्बर से IPR मेंटेन हो गया, अदर टीम मेम्बर से हो गया, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट वगैरह, ये सारे उसके फंक्शन है, ईजीली आप कर लोगे। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होना ही चाहिए यदि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री में आ जाता है ये क्वेश्चन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। इसमें से बड़ा क्वेश्चन देखने को कम मिलता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी 16 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन उसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स ही मिलेंगे। तो प्रोसीजर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। तो हॉस्पिटल एडमिशन के टाइम पे आपसे क्या करेंगे, आप वहाँ जाओगे, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हो, पर्ची कटती है आपकी, आपका डाटा लेते हैं वो पर्सनल, उसके बाद में आप डॉक्टर को दिखाते हो तो वो आपकी वाइटल्स लेता है, आपका हेल्थ असेसमेंट होता है, तो वो पूरा प्रोसीजर है वो हेल्थ एडमिशन का हो गया। उसके बाद में डिस्चार्ज पे भी आपकी, जैसा आपने देखा होगा, वहाँ से आपका कार्ड बनता है कि आप निकले हो, तो वो डिस्चार्ज का जो प्रोसीजर है वो है। मेडिको लीगल इशू पे बनता है शॉर्ट नोट्स, उतना नहीं आता, लेकिन हाँ कभी कभार आ जाता है। लामा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। प्रिपरेशन ऑफ यूनिट आफ्टर एडमिशन, बिफोर एडमिशन, केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, ये क्वेश्चन भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आता है। कम्युनिकेशन पे 16 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है, और कम्युनिकेशन में वो किसी भी प्रकार से आपको बना के दे सकता है, किसी भी टाइप से आ सकता है क्वेश्चन। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन डाल देगा, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन डाल देगा, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन डाल देगा, या फिर मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के डाल देगा। पर आप इसको एक कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि डेफिनेशन आपने याद की, टाइप्स क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन आप एक वर्बली कर रहे हैं, आप फैमिली मेम्बर के बीच में हो रहा है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, तो ये उसके टाइप हो जाते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स आपने वो 5 एलिमेंट पढ़े होंगे कि सेंडर से लेके जो मैसेज है वो मीडियम वाया होके रिसीवर तक पहुंचता है और फिर उसका फीडबैक आता है, तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। फैक्टर क्या हो सकते हैं, आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, बाहर कितनी नॉइस है, आप यदि क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लाइटिंग कैसी है, वहाँ का अंदर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है या फिर एयर कैसी है वहाँ की, और उसके साथ साथ ये हो सकता है सामने वाला जो पर्सन है उसकी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कम्युनिकेशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, या फिर इन्हें हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। यदि हम बैरियर्स को हटा दें तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। NPR नर्स और पेशेंट के बीच का रिलेशन है कि वो नर्स जब पेशेंट आता है तो उससे कम्युनिकेट जो करती है उसके बारे में NPR बताता है, और पेशेंट के साथ साथ हम उसके फैमिली मेम्बर से जो करते हैं उसके में NPR है। IPR होता है हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के बीच में, कि जैसे एक नर्स है वो अपनी जब ड्यूटी चेंज होती है तो वो दूसरी नर्स को क्या बता के जाएगी कि इस पेशेंट की क्या क्या नीड्स हैं, इसे हमें क्या क्या प्रोवाइड करना है, या फिर इसको कौन कौन से ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, तो वो सारा का सारा एक बार IPR में आता है। आपको इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यदि आप गलती से भी नहीं पढ़ पाएँ तो आप अटैम्प्ट तो करके आए क्वेश्चन। नर्सिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, डेफिनेशन नर्सिंग प्रोसेस की आ जाती है, लेकिन स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस 101% आना ही होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मस्ट है और कहीं ना कहीं से इसमें से क्वेश्चन आता है, चाहे वो स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस पे आए, उनका नाम लिखवा ले, या फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है उसे डिफाइन कीजिए, या फिर उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्वेश्चन आ सकता है। पर स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस से क्वेश्चन आना ही है। इसके अलावा NCP देख लेना, क्योंकि कभी कभार आ जाता है। वैसे आपको फर्दर आगे जो आपके सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जब भी आप आगे जाओगे सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये काम आना ही है, NCP आता ही आता है। नर्सिंग डायग्नोसिस, और ये NCP के आपको ज़्यादा टफनेस नहीं होगी, आगे पवन बोस ने पहले एक वीडियो डाल रखी है, आप उसे देख सकते हो उसके लिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, इसमें से आपका क्वेश्चन आता है सबसे पहला जो है शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा आता है, ये रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट पर क्वेश्चन आता है और डॉक्यूमेंटेशन पर शॉर्ट नोट्स आता है। वो आपका आ जाता है वाइटल साइन। नर्सिंग कर रहे हो और वाइटल साइन छोड़ दिया तो फिर नर्सिंग के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका सबसे मेन रोल है वाइटल्स लेना। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि वाइटल्स कितने हैं और वो किस किस साइड से हमें वाइटल्स वो लेने हैं। वो जो जैसे टेम्परेचर है, हमें टेम्परेचर किस जगह से लेना है, पल्स है वो किस जगह से लेनी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उनका रेगुलेशन क्या होता है, यदि उनमें अल्ट्रेशन हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि वाइटल्स तो है, इसमें देखिए कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है क्या होगा, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, वो कुछ फिक्स नहीं है। जो मैंने लिखा हुआ है इसमें से आप वो पढ़ लीजिए। मेरा मानो तो एक बार पूरा वाइटल्स पढ़ के ही जाओ।
इसके बाद में अपना आता है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल सॉरी यहाँ पे इसके बाद में एक और पेज था, वो शायद नीचे लग गया है, तो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल ये आपकी 11 नंबर यूनिट है। इसके अंदर आपकी ये काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स बनते हैं, जो कि आप इन्फेक्शन कंट्रोल को वैसे आप देखोगे तो माइक्रोबायोलॉजी जहाँ पढ़ोगे उसके साथ आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जो हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हैं, मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस, ये आपको वहाँ मिल जाते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन भी मिल जाते हैं, BMW HI सारा सब कुछ उधर मिल जाता है। हाँ, लेकिन नर्सिंग में जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आता है हॉस्पिटल बेस्ड, और इसका हॉस्पिटल बेस्ड का ट्रांसफ़र और सेग्रीगेशन, BMW HI और आइसोलेशन पे क्वेश्चन आता है, मेनली देखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन पे क्वेश्चन जो आते हैं, 5 राइट्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है मेडिकेशन का, जैसे राइट पर्सन, राइट रूट और राइट पर्सन, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट डोज, ये 5 राइट्स हैं, तो वो आपको याद करने हैं कौन कौन से हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल, आपको पता है आप ड्रग्स लेते हो किस किस जगह से, आपने कब कब कैसे कैसे ड्रग्स लिए हैं, जैसे आपने जो आपकी पिल्स होती हैं, जो आपकी पिल्स होती हैं वो पिल्स आप लेते हो, जो वो आप ओरली लेते हो, और जैसे कि पिल्स ले ली आपने, ईयर ड्रॉप्स होती हैं आपकी, नोज़ ड्रॉप हुई, ईयर ड्रॉप हुई, आप ट्रॉपिकल जो आपकी जो लोशंस होते हैं वो लगाते हो, और इंजेक्शंस होते हैं जो कि आपके IM लगते हैं, ID लगते हैं, SC लगते हैं, IB लगते हैं, तो ये सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा वजाइनल भी कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, कुछ एनल भी दिए जाते हैं, तो ये सारे उसमें आते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन आपका बाय बाम पूछे जाने वाला काफ़ी मस्ट क्वेश्चन है, और कभी कभार आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसमें भी आ जाता है। IV थेरेपी का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिकल टाइम पे पूछ लिया जाता है। इसके बाद में जो आपकी आती है 13 यूनिट है, वो है मीटिंग नीड्स ऑफ पेरी ऑपरेटिव पेशेंट। इसमें आपको वुंड वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, केयर ऑफ वुंड और प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर सर्जरी, कि सर्जरी से पहले पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन होगी वो, और केयर ऑफ वुंड, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ईजी है। इसमें आपका मीटिंग स्पेशल नीड्स ऑफ द पेशेंट ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट हो सकता है। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, वो अपने सिंपल सी बात है कि वो अपनी जो डेली लिविंग की जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाएगा, जैसे कि वो अपना जो बात है वो नहीं कर पाएगा, तो हमें मुझे सिट्स बाथ प्रोवाइड करवाना है, और शायद कैथेटराइजेशन होता है उसका, क्योंकि वो कैथेटराइजेशन होगा क्योंकि वो यूरिनेशन तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि खड़ा होकर पेशेंट तो जाएगा नहीं क्योंकि अनकॉन्शियस है, तो कैथेटराइजेशन होता है, तो फिर उसका ध्यान रखना, ये सारा कुछ करना होता है। ग्लासगो कोमा स्केल जो आपका अनकॉन्शियसनेस को दिखाने वाला है, तो वो भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है, आप उसे भी कवर कर लीजिएगा। वो वैसे केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये पहले ऊपर पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ आएंगी, चाहे कैथेटराइजेशन आए या फिर उसमें सिट्स बात आए, वो भी आप पहले पढ़ चुके होंगे। डेसीबिट्स अल्सर होता है, उसका मैनेजमेंट होता है, वो भी आप पहले ऊपर पढ़ चुके होंगे, तो ईजी रहेगा आपके लिए। पेन मैनेजमेंट हुआ, ये आपको पढ़ना है क्वेश्चन, ये आपका फिर से वही ऊपर वाला वही आ गया है, वाइटल साइन वाला जो पेज मैंने बोला था नीचे मिलेगा, तो वो तो आपको सारा कवर करना है। वाइटल साइंस उसमें मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। हेल्थ असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपके 6 हैं, वैसे मेनली आपको 5 देखने को मिलेंगे, पर 6 होते हैं, क्योंकि टेस्ट ऑफ रिफ्लेक्सेस आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पीडिया में काम में आता है। तो इसमें एक है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन और मैनिपुलेशन, मेनली आपको 5 देखने को मिलते हैं। तो आप ये जान जाओगे कि इंस्पेक्शन में क्या होता है, हम इंस्पेक्ट करते हैं, पाल्पेशन में पाल्पेट करके पता लगाया जाता है, परकशन में वो ऑस्कल्टेशन जो होता है उसमें आप स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हो, मैनिपुलेशन में जैसे आपने देखा होगा वो हैमर से जो चोट मार के हड्डियों की वो चेक करते हैं, वो मैनिपुलेशन होता है, और परकशन में भी ऐसे टैप करके आवाज़ सुनी जाती है, तो इसमें भी साउंड सुनी जाती है। तो और इसके बाद में आता है अपना 9th यूनिट, वो है मशीनरी, इक्विपमेंट एंड लिनेन। इसमें केयर ऑफ रबर गुड्स, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो केयर ऑफ रबर गुड्स में आप समझोगे कि रबर का बात आ रहा है, तो हम रबर को कैसे रख सकते हैं, जैसे कि ऑटोक्लेविया हुआ या फिर हॉट एयर ओवन हुआ, तो स्टरलाइजेशन के लिए उसमें नहीं डाल सकते क्योंकि रबर है, और यदि उसे हम ऐसी जगह रखेंगे तो रबर पिघल जाएगी, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे रबर को नुकसान हो सकता है उन जगह पे नहीं रखना है जहाँ, तो ये केयर ऑफ रबर गुड्स इसमें से मेनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इसमें एक क्वेश्चन जो आप पढ़ सकते हो वो है CDSD, जो कि आप माइक्रोबायोलॉजी में से पढ़ लोगे, जो है सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट, तो वो आपको पढ़ लेना है, वो वैसे माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ लोगे। मीटिंग नीड्स ऑफ पेशेंट, इसमें से भर भर के शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो आपको ये जिसमें लिखे हुए हैं ये सारे नोट्स आप कवर करवाओ सारे शॉर्ट नोट्स, तो गारंटेड है कोई शॉर्ट नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यदि आप फिर भी इसमें से इंपॉर्टेंट चाहते हो तो इसमें इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो है सबसे पहला आपका डेसीबिटस अल्सर,
उसके बाद में कंफर्ट डिवाइसेज और अनीमा, सिड्स बाद O2 एडमिनिस्ट्रेशन और CPR, ये आपके मेनली इम्पोर्टेंट है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि इसमें से आपका एक तो डेसीबिटस अल्सर, बेड मेकिंग, आपका बेड मेकिंग पे वैसे आपने बनाया भी होगा, कहीं ना कहीं असाइनमेंट बनता ही है अब बेड मेकिंग पे। कंफर्ट डिवाइसेज, O2 एडमिनिस्ट्रेशन, CPR, सिड्स बात। इसके अलावा है जैसे कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आप माइक्रोबायोलॉजी में से कवर कर लोगे। अनीमा पे आपने बनाया होगा असाइनमेंट, तो थोड़ा आपको पता होगा। हाइजीन एंड हाइजीन केयर, नॉर्मल बात है, हाइजीन क्या होती है आपको पता होगा। हाइजीन केयर में जैसे ओरल केयर हो सकती है, ओरल के लिए क्या करेंगे, टाइम टाइम ब्रश होती है, या फिर आप उसको कुछ ड्रग्स होती हैं वो भी अपन देते हैं, तो वो आपको सारी चीज़ ध्यान करनी है, तो वो आप एक बार पढ़ लेंगे, आपके लिए ईजी रहेगा। इसके बाद अपन जो चलते हैं अगले अपने पे, तो वो है 15 नंबर यूनिट आपकी, वो है केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। अब टर्मिनली इल पेशेंट का मतलब क्या है कि टर्मिनेशन आ चुका है लाइफ का, ऐसा मतलब इलनेस इतनी हो गई है या फिर पेशेंट की वो हालत है कि अब आपको पता है कि पेशेंट का स्वर्ग सिधारना ही रह गया है बस। तो आपको बस ऐसा है कि आपने जैसे आप नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ते तो उसमें एक क्वेश्चन, एक लाइन आती है कि जो हमारा काम सिर्फ उसे हेल्दी करना नहीं है, पेशेंट की पीसफुल डेथ भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नर्सिंग की होती है, नर्स की होती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना होता है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा यूथेनेशिया, बिल्डाइंग। तो बिल्डाइंग होती है यूथेनेशिया जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिर उसे नहीं कर पाता, तो वो अपनी इच्छा से मृत्यु इच्छा करता है, जिसे हमने देखा होगा जैसे 20 पितामह वाला आपने काफ़ी एग्जाम्पल सुना होगा इच्छा मृत्यु का, तो ये वही इच्छा मृत्यु है। तो इसमें वो हम इंसुलिन इंजेक्शन देके उसके करते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है हाई डोज का। इसमें केयर ऑफ डेड बॉडी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आप कर लीजिएगा। फिर आती है आपको 16 यूनिट, जिसमें नर्सिंग थ्योरीज पूछी जाती हैं। तो नर्सिंग थ्योरीज पे क्वेश्चन देखने को काफ़ी बार मिलता है, लेकिन देखिए बात ऐसी है कि 7 क्वेश्चन आते हैं, 2 छोड़ने, तो उसमें से एक क्वेश्चन नर्सिंग थ्योरी पे हो सकता है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। वैसे फिर भी आप पढ़ना चाहो तो नर्सिंग थ्योरी में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, नर्सिंग थ्योरीज के नाम बताइए, नर्सिंग थ्योरीज क्या बताती है वो बताइए। और ऑरम्स थ्योरी, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन देखा गया है नर्सिंग थ्योरीज में, वो है ऑरम्स थ्योरी, तो आप वो यदि पढ़ना चाहो तो आप वो पढ़ सकते हो। तो बस यही थी आपकी नर्सिंग। तो मैंने आपको बता दिया जहाँ तक मेरे को लगा जिस जिस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझा सकता था, मैंने वो समझा दिए हैं। ईजी है, आप कर लोगे, और आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। आपको उस नोट्स की सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है, उस एक बार की रीडिंग में आप यदि समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ईजी लैंग्वेज है। RHS में ज़्यादातर बच्चे वही नोट्स पढ़ते हैं, और RHS में नर्सिंग में इतनी बैक नहीं आती, क्योंकि वो नोट्स ही इतने अच्छे हैं, इतने शानदार हैं कि एक बार पढ़ने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको वो नोट्स मिल जाएंगे।